हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से बात करने जा रही हूँ जो सीटेट जुलाई में जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने कक्षा 6 से लेकर एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं 2-3 बार तो 60 में से 50 क्वेश्चन आपके अवश्य सही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपने थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा। केवल प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि उसमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और लाइन टू लाइन बुक से उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ रखी होगी तो इसमें कन्फ्यूजन होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि थ्योरी को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करके पढ़िए और फिर एग्ज़ाम ज़रूर पास होगा। तो अगर आप लोगों के पास में एनसीईआरटी की बुक उपलब्ध हैं तो आप उन बुक को 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़िए और जो इम्पोर्टेंट है उनको नोट कर लीजिए। और किसी कारणवश अगर बुक नहीं है तो ये जो बुक है, ये जो लेसन है, ये 6 क्लास के इतिहास की का तीसरा लेसन है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 लेसन ऑलरेडी करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखा ही होगा। इसका आधा पार्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिया था। ये सब मैं तो ये कहती हूँ, जब ऑलरेडी हम आपको पता है कि एसएसटी का सिलेबस सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी को ही 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बजाय इधर उधर की बुक पढ़ने से अच्छा है कि एनसीईआरटी के ही बुक को अच्छी तरीके से 2-3 बार पढ़िए। एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने इससे पहले वाले पार्ट में करवा दिया था, इससे पहले वाला वीडियो में तीसरा लेसन के। आज मैं इससे पहले आगे का देखती हूँ। इसके आगे है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र को देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। यहाँ पे ये इसके बारे में लिखा गया है। आगे है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। आगे, फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते थे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। जिससे जो फेंस नाम का पत्थर था वो किन किन मिश्रण से बनाया गया था, तो आपको बताना होगा। बालू, स्फटिक पत्थरों के साथ में चूर्ण और गोंद मिलाकर बनाया जाता था। आगे है, फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस नाम के पत्थर से किन किन सामानों को बनाया जाता था, तो ये इसमें मनके, चूड़ियाँ, बालें, छोटे बर्तन इम्पोर्टेंट है ये। आगे है, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो किन किन चीज़ों का आयात करते थे बाहर से, यहाँ से, तो आप लोगों को बताना होगा। लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों का। आगे है,
हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, जहाँ तक कि पश्चिमी एशिया के एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें मैच करने वाला क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैच करने वाला, जैसे तांबे का आयात कहाँ से किया जाता, तो आपको मैच करना होगा राजस्थान से। फिर कि कांसा बनाने के साथ में मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात कहाँ से किया जाता था, तो इसमें मिलाना होगा ईरान और अफगानिस्तान से। आगे सोने का आयात फिर आधुनिक कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैच करने वाला क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इसको अलग किसी कॉपी पे नोट करके उसके सामने सामने लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। आगे है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। ये हड़प्पा कालीन एक मुहर है, ये एक खिलौना है रथ के जैसा। आगे है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगर के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाएगा हड़प्पा कालीन फसलें कौन सी हैं। गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों बताना होगा। आगे है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में वो दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा कालीन कार्य कौन कौन से हैं, वो लोग किन किन कार्यों को करते थे, तो इसमें इम्पोर्टेंट है। आगे है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। हेडिंग है, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। यहाँ इम्पोर्टेंट है कि धौलावीरा किसके किनारे है, तो आपको बताना खदिर बेत के किनारे। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा कालीन स्थल ऐसा कौन सा है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है धौलावीरा। आगे है, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहां मिले हुए अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, लेकिन आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। आगे,
गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की नदी उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये जो लोथल नगर है, उसमें उस स्थान पर कौन से कार्य किए जाते थे, तो वहाँ पे पत्थरों, शंखों और धातुओं से वस्तुएं बनाई जाती थी। आगे है, इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहर और मुद्रांकन मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दाबने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यहाँ लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पे आगे है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी मिले हैं यहाँ पे लोथल में। आगे है, मुद्रा मुहर और मुद्राकर या मोहरबंदी क्या होती है। मोहरबंदी का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप छूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। आगे, सभ्यता के अंत का रहस्य, अगली हेडिंग है सभ्यता के अंत का रहस्य कि आखिरकार हड़प्पा नागरिक सभ्यता का अंत कैसे हो गया। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखक मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बसाए जाने लगे। आगे है, यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके बाद लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अगले जो नए नगर हैं उनका विकास कैसे हुआ उसको लेसन 5 और 8 में बताया जाएगा। आगे तो यहीं तक था ये लेसन। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर इस वीडियो से किसी प्रकार की हेल्प मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। और ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास किसी कारणवश NCERT की बुक नहीं उपलब्ध है, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके और उनकी भी परीक्षा पास हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मैंने अभी बताया था वो देखो क्वेश्चन इसमें भी दिखाया गया है कि तांबा कहाँ से, इसका आयात कहाँ से किया जाता था, सोना का और टिन का, बहुमूल्य पत्थरों का। तो इसमें मैच करना होगा। बहुमूल्य पत्थरों का गुजरात से हो जाएगा, टिन का अफ़गानिस्तान से, सोना कर्नाटक और तांबा राजस्थान।